अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। अच्छा, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि अब हुकूमत का प्लान क्या है, क्या इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट करने का मंसूबा है और क्या पीटीआई पर पाबंदी लगाने पर गौर हो रहा है। इसके अलावा मंगल का दिन अहम क्यों है और पीटीआई की स्ट्रैटेजी क्या है। लेकिन व्लॉग शुरू करने से पहले हुकूमत के रवैये पे मुझे एक फ़िल्म याद आ गई। आपने शायद मशहूर बॉलीवुड फिल्म हेरा फेरी तो देखी ही होगी। अच्छा, उस फिल्म के 3 मरकज़ी किरदार गुर्बत और माली मुश्किलात समेत मुख्तलिफ मसाइल का शिकार होते हैं। इसमें एक किरदार जो है वो राजू का है, जो अपनी बीमार माँ को ये बताता है कि भाई वो तो बहुत अमीर है और एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए बिल्डिंग बना रहा है। वो अपनी माँ को एक नौ तामीर शुदा इमारत के पास लाता है और वहाँ कोई 200 रुपये किराए पर लाए सस्ते अदाकार भी हायर कर लेता है और एक सस्ते एक्टर की ओवर एक्टिंग पर उसके 50 रुपये काट भी लेता है। आजकल वैसे मीम्स की भी अलग ही दुनिया है, इसलिए 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग के एक मीम बन चुका है जो भारत और पाकिस्तान दोनों की सियासत पर सादिक आता है। आप पाकिस्तान की सियासत पर अगर गौर करें तो कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जैसे ये सब भी इसी फिल्म के शिकार हैं, जो पैसों के लिए ओवर एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। यूं समझ लें कि ये सब कुछ एक मज़ाहिया ड्रामा है जिसमें अवाम सिर्फ हंसते हैं, रोते हैं और फिर सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। और आज के दौर में हुकूमती वुज़रा इस हेरा फेरी के सीन की जिंदा मिसालें हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर तकरीर, हर ट्वीट और हर मीडिया इंटरव्यू में ये दोनों ओवर एक्टिंग ही करते हैं और इसी तरह आवाम को कायल करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ बड़ा बेहतरीन चल रहा है। अब फला शख्स फसाद मचा रहा है, फला सहाफ़ी ने गलत खबर दे दी है, फला सहाफ़ी को शर्म आनी चाहिए। यहाँ तक कि करप्शन और सियासी तनाज़ात भी इसी ओवर एक्टिंग में शामिल हो जाते हैं। हर मसले पर हुकूमती बयानात, मीडिया टॉक और पार्टी के रद्द अमल, यहाँ तो खैर इतने ड्रामे होते हैं कि अवाम सोचने लगते हैं कि ये सब कुछ किसी मज़ाहिया फिल्म का ही हिस्सा लग रहा है। वैसे पाकिस्तान में अगर कोई दिन ऐसा आ जाए ना जब वज़ीर आज़म, अपोजिशन लीडर, आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस सब खुश और मुतमईन हों, तो आप समझ लें कि वो तारीख में दाखिल होने के लिए आ चुका है। चूँकि उमूमन हर दिन किसी न किसी सियासी महाज पर यहाँ पर आग ही भड़कती रहती है। कभी काबीना में तल्ख इख्तिलाफ, कभी पार्टी की अंदरूनी लड़ाइयाँ, कभी यहाँ पे नए कवानीन का शोर। तो ये सब कुछ एक रोज़मर्रा का मामूल है और अवाम रोज़ाना की बुनियाद पर हैरान होते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा कि डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे तूफ़ान बपा कर दिया। इस पे कल का जो मेरा व्लॉग था उसमें मैंने तफसीली बात की है। अब इस पूरे सूरत हाल में जहाँ मुल्क की सिक्योरिटी दाव पर लगी है और अगर ऐसे में फ़ौज जैसा ताकतवर इदारा और एक पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात वो आज एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए हैं, तो अब इसमें फिर कसूर किसका है। खैर, इस पे जाए बगैर दिखाई ये देता है कि मुस्लिम लीग नून और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं उनकी इस वक्त 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। और कभी कभी तो ये लगता है कि ये लोग रोज़ फील्ड मार्शल से और डीजी ISPR को कॉल्स करके ये कहते होंगे कि देखें इमरान खान कितना बुरा है, इमरान खान ने आपके लिए क्या क्या कह दिया है, इसका तो कोई बंदोबस्त होना चाहिए वैसे। अच्छा, और फिर जब फ़ौज के तर्जुमान जवाब देने मैदान में आ जाते हों तो फिर ये सब पसे पर्दा एक दूसरे के हाथ पर ताली मार के कहते हों कि देखो दोनों को लड़वा कर हमने 5 साल अपने पक्के कर लिए हैं। और वज़ीर आज़म साहब के तो आपको पता है कि फिर क्या ही कहने हैं। उनका तो बस नहीं चलता कि वो फील्ड मार्शल के लिए फील्ड मार्शल से भी बड़ा कोई ओहदा तख्लीक करते हैं। उनका बस चले तो वो फील्ड मार्शल को तारीख का पहला 6 स्टार जनरल बनाकर उनको फील्ड मार्शल से एयर, लैंड और सी मार्शल तैनात कर दें। लेकिन मजबूरी ये है कि दुनिया की किसी फ़ौज में इससे बड़ा ओहदा फ़िलहाल है नहीं। और शहबाज शरीफ को ये भी डर हो सकता है कि फील्ड मार्शल भी आखिर इंसान है ना, वो इस हद तक जो पजीराई और खुशामद है उससे तंग आकर खुद ही कहीं ओवर एक्टिंग का ताना ही ना दे दें इन्हें। लेकिन खैर, शहबाज शरीफ साहब इसमें भी कोई ना कोई आपको पता है ना कि मस्बत पहलू निकाल ही लेंगे। मिसाल के तौर पे जब शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ़ की तो उस वक्त लग ऐसा ही रहा था कि जैसे एक छोटे फ़ायदे के लिए बहुत बड़ा ड्रामा पेश किया जा रहा है।
इस कदर ओवर एक्टिंग कि ट्रंप ने भी हाथ खड़े कर दिए भाई कि अब मेरे पास तो कहने को कुछ नहीं रहा है। और पीछे खड़ी, आपको याद है कि वो इटली की जो वजीर आज़म थी वो भी हैरत से उंगलियां होठों पे उन्होंने रख ली थी कि कोई ट्रंप से भी बढ़कर ओवर एक्टर कैसे हो सकता है। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हर तकरीर में पाकिस्तान की माली मुश्किलात ख़त्म होने की नवीद सुनाते हैं ना। कभी ये बिजली के बिल्स में सब्सिडी, कभी एक्सपोर्ट्स पर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट चार्जेस ख़त्म करने की खुशखबरी, कभी सड़कों और पुल बनाने का क्रेडिट भी आपने देखा कि वो आर्मी चीफ को ही दे देते हैं। हाँ, अब ये अलग बात है कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी को अगर आप अलग कर दें तो जनाब अभी तक हुकूमत का कोई भी दावा जो है वो पूरा नहीं हो सका है। जी, आदाद शुमार की हद तक महंगाई में कमी ज़रूर हुई है, लेकिन जो माहिरीन माशियात हैं वो कहते हैं कि ये कमी महंगाई में नहीं होती बल्कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार में होती है। यानी जिस शहबाज स्पीड से पहले महंगाई बढ़ रही थी ना, वो स्पीड बुजदार स्पीड में तब्दील हो गई है, यानी कि स्लो हो गई है। और अवाम बेचारे इसी खुशी में खुश हो जाते हैं, बल्कि उनको खुश होना पड़ता है चूँकि वो इसके अलावा कुछ और भी तो नहीं कर सकते ना। लेकिन फिर एक दलील ये दी जाती है कि महंगाई तो पूरी दुनिया में है, अमेरिका, बरतानिया, तुर्की में भी तो महंगाई है। चले मान लेते हैं, लेकिन क्या अमेरिका, बरतानिया और तुर्की की फीकस आमदनी, तालीम, सेहत, इंसाफ और अमन अमान की सूरत हाल का क्या पाकिस्तान से कोई मुकाबला है? क्या उन ममालिक में भी धड़ाधड़ आईनी तरमीम लाकर अदलिया को फतह किया गया है? क्या अमेरिका में ट्रंप ने जो बाइडन या बरतानिया में स्टारमर ने बोरिस जॉनसन को जेल में बंद किया? फिर हुकूमती लोग ये कहते हैं कि जी इमरान खान ने तो फलां मुकदमात में करप्शन की है और 9 मई को रियासत के खिलाफ बगावत करवाई, इसलिए उसे जेल में बंद जो किया गया है वो ठीक किया गया है। तो जनाब, करप्शन के इल्ज़ाम तो आप पर भी थे, और जिस तरह आपको सज़ाएं हुई थी इसी तरह से इमरान खान को भी हुई हैं कहा जाता है, और जिस तरह आपकी सज़ाएं ख़त्म हुई थी इसी तरह इमरान खान की भी सज़ाएं ख़त्म होंगी। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि वो अदालतें जो आपके लिए फ़ैसला सुनाते वक्त विलन थी वो अचानक हीरो बन गई हों। खैर, तो मैं वो ओवर एक्टिंग का जिक्र कर रही थी। वैसे मुझे तो डर है कि कहीं IMF अगली किस्त में ओवर एक्टिंग के पैसे ही ना काट ले। वैसे भी IMF हुकूमत से ज़्यादा खुश नहीं है, और 2 हफ्ते पहले IMF की रिपोर्ट भी आई है जो आप सबने देख ही ली होगी, जिसमें पाकिस्तान के करप्ट निज़ाम को मुकम्मल तौर पे एक्सपोज किया गया था। अब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शहरी आम तौर पे सरकारी खिदमात के हुसूल के लिए रिश्वत देने पर मजबूर होते हैं, जबकि पॉलिसी साजी पर सियासी और मौशी अशराफिया का गहरा असर है जो सरकारी ताकत को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल करती है। अदलिया की कमज़ोरियाँ और एहतसाबी इदारों की गैर मौसरियत भी बदउनवानी को फ़रोग़ देते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि शुगर मिल मालिकान ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी, कीमतों में मसनूई इजाफ़ा और जाली अकाउंट्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग जैसे इक़दामात से अरबों रुपए कमाए, जबकि अवाम कीमतों के बहरान का शिकार हुए और शवाहिद के बावजूद मौसर एहतसाब वो नहीं हुआ। अब इस रिपोर्ट को देखकर लगता यह है कि पाकिस्तान में हर मंसूबा, चाहे वो सड़क हो, स्कूल हो या फिर हॉस्पिटल, सब में करप्शन की एक छुपी हुई एक पोशीदा दास्तान मौजूद है, क्योंकि पूरा निज़ाम ही करप्ट है। कभी ऐसा लगता है कि ये सब एक कदीम खेल है और जिसमें हर हुकूमती ओहदा जो है वो अपना हिस्सा ले रहा है, और अवाम इस खेल के कवानीन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये करप्शन किसी एक तबके या एक हुकूमत तक ही महदूद है। पाकिस्तान में करप्शन जनाब ऐसा वायरस है जो हर दौर के साथ नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। कभी ये रिफॉर्म्स के नाम पर, कभी इस्तेहकाम के नाम पर, तो कभी कौमी मफाद की झूठी थाली में इसे पेश किया जाता है। अच्छा, मज़ा का खेज़ अब बात यह है कि जो लोग सबसे ज़्यादा करप्शन के खिलाफ ये तकरीर फरमाते हैं ना, वही अक्सर फाइलों के पीछे और कमरों के अंदर सबसे ज़्यादा करप्शन के यहाँ माहिर निकलते हैं। यानी कि ज़बान से शफाफियत का दर्स और हाथ से किकबैक्स का फ़लसफ़ा वो साथ साथ चल रहा होता है। अब ये सब बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही, ये बातें खुद हुकूमत में जो मौजूद लोग हैं वो कर रहे हैं। अब प्राइवेटाइजेशन कमीशन के चेयरमैन मोहम्मद अली साहब के मुताबिक निजकारी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि गवर्नेंस ख़राब है, पॉलिसियों पर एतमाद नहीं है। तो आप अंदाज़ा करें कि ये किसी ऑपोजिशन लीडर का कहना नहीं है, खुद हुकूमत से जुड़ी शख्सियत का बयान है। आपको याद होगा कि ये 2 साल पहले बड़े धूमधाम से SIFC तख्लीक की गई थी
اور اربوں ڈالر کی اس سے امیدیں لگائی گئی تھیں۔ اچھا، لیکن اب اسی SIFC کے نیشنل کوارڈینیٹر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز کہتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے ٹیکسز ہیں کہ کوئی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ محمد علی ٹبہ جیسے جو صنعتکار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کاروبار کے لیے حالات اس وقت بالکل بھی سازگار نہیں ہیں۔ دیکھیں، اب یہ سب باتیں حکومت کے اندر سے ہو رہی ہیں۔ IMF کی رپورٹ میں تو خیر معیشت اور گورننس کی خرابیوں کا ذکر تھا، لیکن اگر کوئی غیر ملکی مشیر وہ کسی پاکستانی دفتر میں ایک دن بھی گزار لینا تو شاید وہ کوئی رپورٹ لکھے بغیر ہی استعفیٰ دے کر یہاں سے فوراً بھاگ جائے۔ ہر دفتر میں لگتا ہے کہ کوئی سرکس لگا ہوا ہے۔ کوئی فائل اس لیے نہیں چل رہی کہ بیوروکریسی کے کسی بابو صاحب نے چائے نہیں پی، اور کوئی اس لیے کہ جی فلاں بڑے آدمی کا بیٹا ہے، فلاں بڑے آدمی کی بیٹی ہے، یا پھر کوئی فلاں کا داماد ہے تو وہ کوئی سفارش لے کے باہر کھڑا ہوا ہے، لہٰذا اسے رعایت ضرور ملنی چاہیے۔ تو جناب، یہ نظام نہیں، یہ ایک تاریخی ناٹک ہے جس میں کردار پھر بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو اسکرپٹ ہے نا وہ ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ عوام اب اس کھیل کو سمجھ چکے ہیں اچھی طریقے سے، مگر لاچاری اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ آواز اٹھانے سے پہلے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ آگے سے جواب کیا ہوگا، کہ خبردار جو نظام کے خلاف بات کی، خبردار جو احتجاج کے خلاف باہر نکلے، تو خبردار جو سوشل میڈیا پر نظام پر تنقید کا سوچا بھی۔ لیکن یہ جملہ خود میں اعتراف جرم ہے، کیونکہ سسٹم تو انسان بناتے ہیں نا، دیواریں نہیں۔ مگر جناب یہاں تو ہمارے یہاں الٹا ہی حساب ہے، لوگ بدلتے رہتے ہیں مگر یہاں نظام وہ پتھر کی لکیر بنا ہوا ہے۔ بھئی تنقید کا ڈر ہے تو کچھ تو آپ نے غلط کیا ہوگا نا۔ کیا IMF کی رپورٹ نے یہ ویسے ہی لکھ دیا تھا جو عوام برسوں سے برداشت کر رہے ہیں یہاں پر؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا کچھ بدلنے والا ہے؟ تو شاید کچھ نہیں۔ صرف IMF ہی نہیں، تمام جو عالمی ادارے ہیں وہ پاکستان کی صورتحال سے اس وقت بڑے مایوس دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، ابھی یہ پچھلے ہفتے ہی اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق نے پاکستان کی آئینی ترمیم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ عدلیہ کی آزادی کو کمزور کرتی ہے اور عسکری احتساب اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے سنگین خدشات کو جنم دیتی ہیں۔ صحافت کی عالمی تنظیمیں وہ پاکستان میں اظہار رائے اور میڈیا کی آزادی کے حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہی ہیں۔ بھارت اور افغانستان میں پاکستان کے خلاف ایک محاذ بنا ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہماری ریاست ہر مخالف آواز کو کرش کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ بہرحال اس ساری صورتحال میں امید کی کرن صرف یہ ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا وہ بڑی حد تک اس وقت عوام کی آواز بنا ہوا ہے، اور اب یہ خبریں ہیں، بلکہ میں آپ کو یہ خبر دے رہی ہوں کہ مستقبل میں سوشل میڈیا پر بھی بڑی پابندیاں لگانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ محسن نقوی بیرون ملک بیٹھے یوٹیوبرز کی واپسی کے لیے اقدامات کا دعویٰ کر چکے ہیں، اور اس مقصد کے لیے پاکستان میں برطانیہ کی ہائی کمیشن سے وہ ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ اچھا، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان 2022 میں مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ معاہدہ فوجداری قسم کے کسی جرم کے حوالے سے ہے، یا یہ لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ برطانیہ، یورپ اور امریکہ وغیرہ اس حوالے سے وہ بہت حساس ہیں۔ وہاں پہ اظہار رائے کی آزادی ہے، اور لگتا نہیں ہے ویسے کہ محسن نقوی کا یہ دعویٰ جو ہے وہ پورا ہو سکے گا۔ پھر ایک اور خبر یہ ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے کسی اور جیل میں منتقل کرنے کی تیاریاں ہیں، اور اس حوالے سے ایک جیل تو راولپنڈی میں ہی تیار کی گئی ہے جو صرف عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے ہوگی، جہاں کسی کو پر مارنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے ابھی یہ منگل اور جمعرات کے روز اڈیالہ کے باہر جو دھرنوں کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھا، تو پھر عمران خان کو مچھ جیل یا پھر بلوچستان کی کسی اور جیل میں بھی منتقل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رویے سے مشروط ہے، جو ابھی تک تو بہت ہی جارحانہ دکھائی دیتا ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں ایک بڑا جلسہ کیا، اور یہ تعداد کے اعتبار سے گزشتہ 2 سال میں ان کا سب سے بڑا جلسہ کہا جا سکتا ہے۔ اب اس جلسے کی تیاریاں تو خیر بہت دنوں سے جاری تھی، لیکن عوام کی خاص دلچسپی وہ اس میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ DG ISPR کی دھماکہ خیز جو پریس کانفرنس تھی، اس نے
کیٹلسٹ کا کام کیا ہے، اور پی ٹی آئی کا وہ کارکن جو پہلے مایوس ہو کر گھر بیٹھا ہوا تھا، اب باہر نکلنے کے لیے وہ پرجوش ہو گیا ہے۔ منگل کو عمران خان کی فیملی سے ملاقات کا دن ہے، اور علیمہ خان، عظمیٰ خان اور نورین نیازی نے عمران خان سے نہ ملنے کی صورت میں حسب معمول پھر دھرنا دینا ہے، لیکن وفاقی حکومت وہ اس بات کو واضح کر چکی ہے کہ اب عمران خان سے کسی صورت ملاقات کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ہی اڈیالہ کے باہر کوئی تماشا لگانے کی اجازت دی جائے گی۔ لہٰذا منگل کا دن جو ہے وہ پاکستانی سیاست کی سمت طے کرے گا۔ اب اگر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی بہنیں پھر عمران خان سے ملنے کی کوشش کرتی ہیں تو حکومت کوئی بڑا کریک ڈاؤن کر سکتی ہے، اور عمران خان کو اڈیالہ سے کسی دور جیل میں بھی شفٹ کرنے پر غور کیا جائے گا، اور یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اس دوران پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد پر لانگ مارچ کی ایک اور کوشش کرے گی، اور ایک بڑے تصادم کی صورت میں خیبر پختونخوا میں پھر گورنر راج بھی لگ سکتا ہے، اور تحریک انصاف پر پابندی بھی لگائی جا سکتی ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دن پاکستان کے استحکام اور سیاست کے حوالے سے کچھ اچھے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ تو اب آپ کا اس پہ کیا خیال ہے؟ تو اپنے کامنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔